हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंप्रेशन मेंबर की शुरुआत करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम टेंशन मेंबर को खत्म कर चुके हैं। अगर आपने टेंशन मेंबर, एसेंट्रिक कनेक्शंस, वेल्डेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्रेशन मेंबर ऐसे स्ट्रट और एक होता है कंप्रेशन मेंबर ऐसे कॉलम। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। एक कंप्रेशन मेंबर इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच सब्जेक्टेड टू टू इक्वल ऑपोजिट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड एट इट्स एंड। तो ये डायग्राम देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंबर कंप्रेस हो रहा है ड्यू टू दिस कंप्रेसिव फोर्स। अब आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि कॉलम और स्ट्रट के बीच में फर्क क्या है। तो इस डायग्राम को सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखो। इस डायग्राम को देखने के बाद अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखो डेफिनेशन क्या कहता है। कॉलम क्या होता है, इट इज ए वर्टिकल कंप्रेसिंग मेंबर सपोर्टिंग फ्लोर्स और गिर्डर्स। कॉलम हमेशा स्ट्रेट होगा, वर्टिकली स्ट्रेट होगा कॉलम, ठीक है। और स्ट्रट क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है। इट इज ए कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन द रूफ ट्रस एंड ब्रेसिंग। इट मे बी कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब एक डाउट आ रहा होगा आपको, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या होता है। उससे पहले उसकी तरफ बाद में जाते हैं, उससे पहले कॉलम और स्ट्रट के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ये डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे कि कॉलम वर्टिकली स्ट्रेट होता है और जो स्ट्रट होता है वो इंक्लाइंड होता है। अब आते हैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है यहाँ पर। अब देखिए कंटिन्यूस स्ट्रट मेंबर क्या होता है। इट इज ए कंप्रेशन मेंबर विच इज कंटिन्यूस ओवर ए मेंबर ऑफ जॉइंट्स। एग्जाम्पल टॉप कॉर्ड मेंबर इन रूफ ट्रस। आप देख सकते हो इस मेंबर को कहते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर और ये भी आपका टॉप कॉर्ड मेंबर है। तो ये देखो ये कंटिन्यूस है, यहां से यहां तक खत्म हुआ, उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये तो मैंने एक सेक्शन बनाया है, इसके आगे भी ट्रस होगा तो फिर ये क्या होगा, टॉप कॉर्ड मेंबर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रट मेंबर, टॉप कॉर्ड मेंबर इन ए रूफ ट्रस। ये जो मेंबर है वो उसको कहते हैं टॉप कॉर्ड मेंबर। ये दोनों मेंबर आपके टॉप कॉर्ड मेंबर है। डिसकंटिन्यूस स्ट्रट मेंबर क्या है, इट इज ए कंप्रेशन मेंबर विच एक्सटेंड्स बिटवीन टू एडजेसेंट जॉइंट्स ओनली। ओनली बिटवीन टू एडजेसेंट जॉइंट, ये एक जॉइंट और ये एक जॉइंट। एग्जाम्पल वर्टिकल एंड इंक्लाइंड मेंबर ऑफ रूफ ट्रसेस। अब यहां पर तो वर्टिकल मेंबर नहीं है लेकिन इंक्लाइंड मेंबर आप देख सकते हो, ये मेंबर आपका इंक्लाइंड है, ठीक है। इंक्लाइंड मेंबर वो है डिसकंटिन्यूस, क्योंकि आप देख सकते हो इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक दो जॉइंट के बीच में खत्म हो गया। अब यहां पर कैसे हो रहा था, यहां से लेकर यहां तक जॉइंट पे खत्म हो गया, वापस इसी जॉइंट से एक दूसरा भी चालू हो गया, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। तो टॉप कॉर्ड जो होता है वो कंटिन्यूस कहलाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो दो जॉइंट के बीच में जो इंक्लाइंड मेंबर होगा या फिर वर्टिकल मेंबर भी हो सकता है, इस तरीके का एक वर्टिकल मेंबर भी होता है, वो एक डिफरेंट टाइप का ट्रस होता है जहां पर एक मेंबर वर्टिकल भी होता है। तो वर्टिकल एंड इंक्लाइंड मेंबर ऑफ रूफ ट्रस, जिसको कहते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूस स्ट्रेट मेंबर, ठीक है। तो यहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, और कंटिन्यूस स्ट्रट मेंबर क्या होता है, और डिसकंटिन्यूस स्ट्रट मेंबर क्या होता है। और ये भी बात क्लियर हो गया होगा कि कंप्रेशन मेंबर्स क्या होता है, जिस मेंबर के ऊपर डायरेक्ट एक्शियल कंप्रेशन लोड पड़ रहा है जिसके कारण हमारा मेंबर कंप्रेस हो रहा है, वो मेंबर कहलाएगा कंप्रेशन मेंबर। तो यहां तक तो आपका डेफिनेशन पार्ट खत्म हो गया, शॉर्ट डेफिनेशंस। उसके बाद हम अभी थोड़ा डीप में जाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपके पास IS 800 2007 की कोड बुक नहीं है तो अभी के अभी आप कहीं से तो अरेंज करके आपके साथ ये बुक आपको अभी के अभी रखनी है, और स्टील टेबल भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, तब भी आप इस वीडियो को आगे देखिए। अगर ये दोनों भी बुक आपके पास नहीं है या दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू मत कीजिए, पहले इस बुक को अरेंज कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए। क्योंकि आगे मैं आपको पेज नंबर डायरेक्टली बताने वाला हूं और आपको उसी पेज नंबर पे जाके देखना पड़ेगा, तब भी आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो सब कुछ आपके ऊपर से निकल जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप IS 800 2007 की कोड बुक और स्टील टेबल आपके पास होगा तो
ले लीजिए साथ में। और अब हम लोग थोड़ा डीप में जाएंगे कंप्रेशन मेंबर ऐसे स्ट्रक्ट्स के कॉलम की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्ट्स को एकदम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस टेबल की तरफ बाद में आते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन मेंबर टू बकल इज यूजुअली मेजर्ड बाय इट्स सैंडर्सनस रेशियो। तो सैंडर्सनस रेशियो जो लैम्बडा होता है वो होता है KL अपॉन R मिनिमम। अब R मिनिमम कहां से आएगा? R मिनिमम मिलेगा आपको स्टील टेबल से। अब KL कहां से आएगा? KL आपको क्वेश्चन में L गिवन आता है, क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ द मेंबर गिवन आएगा, उससे आपको KL फाइंड करना है। KL क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर के लिए आप ये टेबल को देखेंगे, पेज नंबर 45 पे ये टेबल आपको गिवन है, आप जाके देख लो, ये टेबल आपको मिल जाएगा वहां पर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम निकालने के लिए ये टेबल गिवन है। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल स्ट्रेट्स का ये टेबल आप देख सकते हो। इसमें कंटिन्यूअस एंगल जो कि टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड ऑफ द ट्रस, ये है पहला टाइप जिसमें सेक्शन होगा सिंगल एंगल डबल एंगल, ठीक है। और फिर ये दोनों आ गए डिसकंटिन्यूअस में। हमको परपेंडिकुलर टू गसेट नहीं देखना है, हमको इन प्लेन ऑफ गसेट देखना है। तो सिंगल एंगल और डबल एंगल के लिए 0.7L to 1L ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस तो वो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूअस मेंबर क्या है और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट मेंबर क्या है, ठीक है। अब देखो डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ वन बोल्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बोल्ट कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे ही कुछ होगा कि सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ वन बोल्ट। क्वेश्चन में दिया जाता है कि वन बोल्ट से कनेक्टेड है कि टू बोल्ट से कनेक्टेड है कि वेल्डेड किया गया है, वो चीज क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो वो चीज आपको क्लियरली देखना पड़ेगा। सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ वन बोल्ट जिसका इफेक्टिव लेंथ निकलेगा, सिंपली जो लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ होगा, मतलब 1 इंटू L। L क्या है? L इज द एक्चुअल लेंथ गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल लेंथ दिया जाता है, वहां से इफेक्टिव लेंथ निकलेगा। सिंगल एंगल कनेक्टेड विद वन बोल्ट, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ मोर देन वन बोल्ट। अब मोर देन वन बोल्ट में कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5 कितने भी बोल्ट हो सकते हैं, मोर देन वन बोल्ट। एंड इट इज सेम एज वेल्डेड कनेक्शन। अगर एक बोल्ट से ज्यादा है तो सेम होगा वेल्डेड की तरफ। अगर क्वेश्चन में वेल्डेड गिवन होगा कि आपका जो स्ट्रक्ट है वो दोनों साइड से वेल्डेड है, तो वेल्डेड के लिए भी आप 0.85L लेंगे। और एक से ज्यादा बोल्ट हो जाए विथ मोर देन वन बोल्ट तो 0.85L लेंगे। और देखो नेक्स्ट यहाँ पर डबल एंगल प्लेस्ड ऑन एदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, तो जिसका होगा 0.70 से लेकर 0.85L। और डबल एंगल प्लेस्ड ऑन सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट। अब एदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट एंड सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, उसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एंगल प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट, मतलब एदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट एंड एंगल प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है। ये चीज हम लोग टेंशन मेंबर में देख चुके हैं। तो वहां से आपको इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू मिलेगी KL की। ये था केस इफेक्टिव लेंथ फॉर एंगल स्ट्रक्ट के लिए। अब देखो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे। ये चीज क्वेश्चन में क्लियरली गिवन आता है कि स्ट्रक्ट है कि कॉलम है, उसका टेंशन मत लेना। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन आएगा कि स्ट्रक्ट है कि कॉलम है। कॉलम होगा तो इस तरीके से निकलेगा। कंडीशन चेक करना है कि एक एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, तो 2 इंटू L, ठीक है। L इज द एक्चुअल लेंथ, 2 इंटू L करेंगे तो आपको इफेक्टिव लेंथ मिलेगा KL। वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर, देखो एक एंड हिंज है और दूसरा एंड रोलर है, तो उसका इफेक्टिव लेंथ निकलेगा 2 इंटू L। उसके बाद वन एंड हिंज एंड अदर एंड हिंज, मतलब बोथ एंड हिंज हुआ तो 1 इंटू L करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ मिलेगा, मतलब जो एक्चुअल लेंथ दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। नेक्स्ट देखो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज, वन फिक्स्ड एंड अदर हिंज 0.8L इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड रोलर, यहां पर क्या था, वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर था जिसका 2 इंटू L था। यहां पर क्या है, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड रोलर जिसका होगा 1.2L, ठीक है। और देखो बोथ एंड फिक्स्ड तो उसका निकलेगा आपको 0.65L से। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।
नहीं तो आप पेज नंबर 45 पे जाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज पर IS 800 2007। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया था। द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेशन मेंबर टू बकल इज यूजुअली मेजर्ड बाय इट्स टेंडरनेस रेशियो लैम्बडा KL अपॉन आर मिनिमम। KL आप यहाँ से निकालेंगे। देखो KL की वैल्यू मैंने बता दी आपको कैसे निकालना है। KL आपको यहाँ से मिल जाएगा। आर मिनिमम कैसे मिलेगा? आर मिनिमम आपको स्टील टेबल में गिवन होता है। स्टील टेबल में कहां पर गिवन होता है? देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट पेज में टेबल नंबर 1, आप टेबल नंबर 1 देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वहां पर गिवन होगा। देखो ISA 2020 जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो आपको मिनिमम देखना है। यहाँ पर देख सकते हो 0.37, 0.73, 0.58। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है? 0.37 मिनिमम है। ठीक है, तो आप लेंगे 0.37। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, 2020 ISA को मान के 2020 ISA रहेगा तो उसका आर मिनिमम होगा 0.37, क्योंकि इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 0.37। तो वहां से आपको आर मिनिमम मिल जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। यहाँ पर आप देख सकते हो आर मिनिमम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी गिवन है, √I अपॉन A, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मेंबर एंड A इज द एरिया। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? हमें डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में हमको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होता है, या फिर हमको स्ट्रेंथ गिवन आता है और हमें मेंबर बताना पड़ता है। जैसे कि टेंशन मेंबर में आपने देखा होगा, प्रॉब्लम नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रॉब्लम नंबर 4 में क्वेश्चन में हमें एंगल सेक्शन गिवन था। क्वेश्चन में एंगल सेक्शन गिवन था, हमको डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना था कि कितना है। TD डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ बताना था कि जो क्वेश्चन में एंगल गिवन है वो कितना स्ट्रेंथ ले सकता है। वो क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने लिया था, प्रॉब्लम 5, उसमें हमको टेंसाइल फोर्स गिवन था। क्वेश्चन में फोर्स गिवन था और हमको बताना था कि उसके लिए कौन सा मेंबर हम यूज करेंगे। तो यहां पर हमने निकाला था ISA 6565 हम लोग उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन होता है, एक होता है एनालाइज करना और एक होता है डिजाइन करना। तो दोनों चीज करना पड़ता है, जो कि टेंशन मेंबर में हम कर चुके हैं, एनालाइज भी कर चुके हैं और डिजाइन भी कर चुके हैं। कंप्रेशन मेंबर में भी वैसे करना पड़ेगा। स्ट्रक्ट के लिए भी वैसा होता है, एनालाइज करना होता है और डिजाइन भी करना होता है। कंप्रेशन मेंबर जो कि एक्चुअली लोडेड मतलब ये वाला जो कॉलम होता है उसको हम लोग एक्चुअली लोडेड कहेंगे। ठीक है, कॉलम एक्चुअली लोडेड होता है और स्ट्रक्ट होता है वो इंक्लाइंड होता है। दोनों तरीके से हमको डिजाइन करना पड़ता है। एक एनालाइज करने का एक क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है कि उसको डिजाइन करने हैं। यहाँ पर जो हमारा अननोन होता है वो अननोन होता है PD, जो कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो PD निकालने का फॉर्मूला होता है PD इक्वल्स टू AE इंटू FCD। AE is the effective area and FCD is the design stress in axial compression। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 कंडीशन है, डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रेट और एक आएगा डिजाइन ऑफ डबल एंगल स्ट्रेट। तो दोनों चीज अलग है। अगर आपको सिंगल एंगल के लिए करना है तो उसका फॉर्मूला ये गिवन है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी हर एक चीज है, उसका टेंशन मत लेना। और देखो डबल एंगल स्ट्रेट का डिजाइन करने का तरीका अलग है। और ये तो है, ये तो कॉलम के लिए पूरा का पूरा। ठीक है, एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर मतलब कॉलम में पकड़ लो उसको। चलिए एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो ये चीज आपको पेज नंबर 47 और 48 पे मिल जाएगा। तो आप अपना IS 800 2007 पेज नंबर 47 48 खोल लो। पेज नंबर 47 पे आप आएंगे। पेज नंबर 47 मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंगल एंगल स्ट्रक्ट, तो थोड़ा सा पढ़ लो इसको। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 48 में गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 48 पे देखो पूरा फॉर्मूला यहाँ पर आपको गिवन है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से आपको क्या चीज उठाना है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला कंडीशन सिंगल एंगल स्ट्रक्ट के लिए, तो फॉर्मूला है लैम्बडा E इक्वल्स टू √K1 प्लस K2 लैम्बडा VV स्क्वायर प्लस K3 लैम्बडा फाई स्क्वायर। एक एक करके देखो कौन सी वैल्यू कहां से उठानी है। सबसे पहले K1 K2 K3 अननोन है, वो देखो कहां से मिलेगा। K1 K2 K3 मिलेगा आपको इस टेबल से। ये टेबल आपको गिवन है पेज नंबर 48 पे गिवन है। देखो 48 पे आपको ये टेबल गिवन है। आप
IS 800 2007 आपने साथ रखना, तब भी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। अगर आपके पास अभी भी मैं कह रहा हूँ IS 800 2007 नहीं है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आप IS 800 2007 को अरेंज कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखो K1 K2 K3 कैसे मिलेगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ बोल्ट एट एंड कनेक्शन, कितने बोल्ट्स है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर देखो 1 बोल्ट है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 1 बोल्ट है और यहाँ पर भी 1 बोल्ट है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कितने बोल्ट है, तो आपको 1 बोल्ट लेना है। तो हिंज में देखेंगे हम लोग, हिंज में K1 की वैल्यू है 1.25, K2 की वैल्यू है 0.50, K3 की वैल्यू है 60। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो 1 लेंगे और हिंज में देखना है K1 K2 K3, हिंज में देखना बोल्ट के लिए यहाँ पर 1। अगर 1 दिया है तो आपको मालूम है कि 1 में देखना है। अगर 2 या फिर ग्रेटर देन 2 तो आपको ये वाले रो में देखना है। ये वाले रो में आप हिंज में देखोगे 0.70, 0.60 और 5। ठीक है, वहां से आपको K1 K2 K3 मिल जाएगा। यहां पर ध्यान देना, आपको हिंज में देखना है। ठीक है, हिंज में तो K1 K2 K3 आपको मिल गया। यहां से अब बचा क्या, लैम्डा वीवी और लैम्डा फाई। तो सबसे पहले देखो लैम्डा वीवी कहां से मिलेगा। लैम्डा वीवी इक्वल्स टू L अपॉन आर वीवी और फिर अपॉन में एप्सिलॉन अंडर रूट फाई स्क्वायर E अपॉन 250। ठीक है, अब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन निकलता है अंडर रूट 250 अपॉन Fy। दरअसल वो 1 ही होता है। वो डिपेंड करता है कि स्टील का ग्रेड क्या है। फॉर स्टील ग्रेड Fe410 जो Fy की वैल्यू होती है वो 250 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर Fy की जगह पर 250 रखोगे तो 250 अपॉन 250 आपको एप्सिलॉन देगा 1। तो फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर 1 रखोगे। पाई तो पाई कैलकुलेटर में डायरेक्ट रख सकते हैं। ई कैसे निकलेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10⁵। ठीक है, ई आप यहाँ पर रखोगे 2 इंटू 10⁵। उसके बाद एल क्या होता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ बिटवीन द एंड कनेक्शन। तो क्वेश्चन में आपको एल गिवन आता है, लेंथ ऑफ द मेंबर क्वेश्चन में गिवन आता है। तो कभी कभार क्वेश्चन में C/C लेंथ भी गिवन आता है। अब आपको पता होना चाहिए C/C लेंथ का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर लेंथ। ठीक है, एल आपको गिवन है या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाएगा लेंथ ऑफ द मेंबर इज 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी, तो वो चीज आप यहाँ पर लेंथ रखोगे। और RVV कैसे मिलेगा, RVV इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस। तो वो मैंने आपको बता दिया, R मिनिमम आपको मिलने वाला है स्टील टेबल में से। रेडियस ऑफ गायरेशन आप यहाँ से निकालेंगे, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो RVV आपको वहां से मिल जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है, सब कुछ हो गया, आपको लैम्बडा वीवी मिल गया, आप यहाँ पर लैम्बडा वीवी रख सकते हो। अब आते हैं लैम्बडा फाई के ऊपर। यहाँ पर देखो फॉर्मूले में लैम्बडा फाई का स्क्वायर है, तो लैम्बडा फाई कैसे निकालेंगे। लैम्बडा फाई निकालने का फॉर्मूला देखो, B1 प्लस B2 अपॉन 2T। अब ये B1 क्या है, B2 क्या है। B1 एंड B2 इज द विड्थ ऑफ 2 लेग्स ऑफ एंगल। अब 2 लेग्स ऑफ एंगल, जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पर देखो 20-20, मतलब एक लेग आपका, एक लेग 20 का है और दूसरा लेग 20 का है। तो वो डिपेंड करता है आपका एंगल क्या है। अगर आपका एंगल अनइक्वल एंगल है, 30 और 20 का है, तो ये लेग आपका 30 का होगा और ये लेग 20 का होगा। वहां से आप B1 और B2 रखेंगे। उसके बाद 2 इंटू टी क्या है, थिकनेस ऑफ द एंगल। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि 1 आएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी फॉर Fe410। अगर स्टील का ग्रेड होगा Fe410 तो एप्सिलॉन की जगह पर 1 रखेंगे और अंडर रूट पाई स्क्वायर इंटू ई अपॉन 250। तो ई कहां से मिलेगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो कि है 2 इंटू 10⁵। तो समझ में आ गया होगा कि ये सब आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी कि कहां से क्या चीज उठाना है और वो सब कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको लैम्बडा ई यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पीडी। पीडी हमारा होता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमको निकालना होता है पीडी। तो पीडी का फॉर्मूला क्या होता है, AE इंटू FCD, जो कि आपको पेज नंबर 34-35 में दिया गया है। आप जाके देख सकते हो पेज नंबर
34 पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले गिवन है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले गिवन है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो आपको कैलकुलेट करना है पीडी, यहाँ पर आपको लैम्बडा ई मिला है, तो इसके मदद से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप एफसीडी की तरफ जाएंगे। एफसीडी का फॉर्मूला देख सकते हो यहाँ पर गिवन है, ये चीज देख सकते हो एफसीडी का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। तो इसमें भी देखो कौन सी चीज कहां से उठानी है। एफसीडी का फॉर्मूला क्या है, एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट और फिर अपॉन में 5 प्लस पूरा ब्रैकेट में 5 स्क्वायर माइनस लैम्बडा ई का स्क्वायर और इसको रेज टू 0.5। लैम्बडा ई हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, लैम्बडा ई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, वो आपको लैम्बडा ई यहाँ पर रखना है, ठीक है। लैम्बडा ई की जगह पर आप वो रखोगे। अब फाई आपको कैसे मिलेगा, फाई आपको मिलेगा 0.5 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा लैम्बडा ई। लैम्बडा ई हमको ऊपर से मिला था, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिया था लैम्बडा ई, वहां पर रख देंगे हम लोग लैम्बडा ई माइनस 0.2 प्लस लैम्बडा ई का स्क्वायर। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, बस एक चीज बचा कि अल्फा कहां से लाएंगे। अब अल्फा के लिए आपको देखना पड़ेगा बकलिंग क्लास, जो कि पेज नंबर 44 पे गिवन है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, फॉर एनी एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास इज सी। अब ये कैसे आया, देखो थोड़ा पेज नंबर 44 पे जाओ, यहां पर आप देख सकते हो फॉर चैनल एंगल टी सेक्शन एंड सॉलिड सेक्शन, यहां पर देख सकते हो टेबल नंबर 10 में बकलिंग क्लास ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया गया है। फॉर चैनल एंगल टी सेक्शन एंड सॉलिड सेक्शन द क्लास इज सी क्लास, ठीक है, बकलिंग क्लास इज सी क्लास। तो यहां से आप अल्फा का टेबल जो कि आपको पेज नंबर 34 पे दिया है, अल्फा का टेबल, ये वाला टेबल आपको पेज नंबर 34 पे दिया है, वहां से आप सी की वैल्यू देखेंगे 0.49, तो आप अल्फा की जगह पर रखेंगे 0.49, ठीक है। आपको लैम्बडा ई मिल गया, अल्फा मिल गया, वहां से आपको फाई मिल जाएगा, फाई निकाल के आप यहाँ पर रखोगे। और एफ वाई तो मैंने आपको बता दिया 250, और गामा एम नॉट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल, जो कि आपको पेज नंबर 34 पे आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेज नंबर 35 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो पेज नंबर्स मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखे गए कि कौन से पेज नंबर पे आपको क्या चीज देखना है। आपने एफसीडी कैलकुलेट कर लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्टिव एरिया को, तो आपको पीडी मिल जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड काम कहां पर था, आपको एफसीडी कैलकुलेट करने के लिए। एफसीडी कैलकुलेट करने के लिए लैम्बडा ई की रिक्वायरमेंट है और फाई की रिक्वायरमेंट है। फाई तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लैम्बडा ई के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, लैम्बडा ई के लिए ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज आपको वैल्यू कहां से उठाना है वो चीज बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और साथ में जो पेज नंबर मैंने आपको बताया उस पेज नंबर पर साथ ही साथ चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहां से उठानी है। अब आपको पीडी मिल गया, किसके लिए, डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए। ये तो था सिर्फ सिंगल एंगल के लिए, डबल एंगल का तो केस अलग ही है, तो डबल एंगल की तरफ मैं बाद में आता हूं। उससे पहले हम जाएंगे एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर मतलब कॉलम। हालांकि ये जो वीडियो उठाया है हमने वो कंप्रेशन मेंबर ऐसे स्ट्रक्ट के लिए उठाया है, तो फिर इसमें मैं कॉलम का क्यों बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, आपको ये चीज भी यहीं पर जाननी पड़ेगी, तो साथ ही साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कॉलम भी बता दे रहा हूँ। देखो जो एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर है उसके लिए एफसीडी का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। जो ये वाला फॉर्मूला है ना वही ये वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देखोगे तो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है जिसको कहते हैं काई। काई होता है 1/5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंडर रूट दिया गया और यहाँ पर इसको 0.5 ऊपर लिखा गया रेज टू 0.5, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहां पर जो लैम्बडा ई लिखा गया है, लैम्बडा ई किसके लिए है, लैम्बडा ई है सिंगल एंगल स्ट्रक्ट के लिए। लेकिन जब आपका एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर आएगा तो वहां पर आपको सिर्फ लैम्बडा कैलकुलेट करना होता है।
तो लैम्बडा कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में सिर्फ लैम्बडा लिखा गया है। आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूले अलग अलग तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। आप लैम्बडा ई रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको रखना पड़ता है लैम्बडा। लैम्बडा कैसे निकलेगा, लैम्बडा निकलेगा अंडर रूट एफ वाई अपॉन एफ सी सी से। एफ वाई तो आपको पता है एफ वाई 250, एफ सी सी कैसे निकलेगा, यूलर्स बकलिंग स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई और ब्रैकेट में के एल अपॉन आर का स्क्वायर। तो के एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, आर क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ई क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। वहां से ये सब रखोगे तो आपको एफसीसी मिल जाएगा। एफ वाई 250 रख देना है, आपको लैम्बडा मिल गया। सिंपली यहाँ पर लैम्बडा रख देना है, और अल्फा तो मैंने आपको बता दिया। फॉर एनी एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास इज सी, तो सी बकलिंग क्लास हुआ तो अल्फा इज 0.49। तो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर अल्फा की जगह पर 0.49 रखना है। वहां से आपको 5 मिल जाएगा, 5 को इस फॉर्मूले में रख देना है, और लैम्बडा को यहाँ से कैलकुलेट करके लैम्बडा यहाँ पर रख देना है। वहां से आपको इस काई की वैल्यू मिलेगी, काई की वैल्यू, ठीक है। तो काई की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, और एफ वाई की जगह पर 250 रखोगे, और गामा एम नॉट की जगह पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल का रखोगे गामा एम नॉट, तो आपको एफसीडी मिल जाएगा। फॉर एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर आपने निकाला एफसीडी, उसको मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव एरिया के साथ, वहां से आपको पीडी मिल जाएगा। पीडी क्या होता है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपका एम है आपको पीडी निकालना होता है, ठीक है। टाइप कोई भी होने दो, आपका एम क्या है, आपको पीडी कैलकुलेट करना है। सब में आपको पीडी कैलकुलेट करना है, क्योंकि पीडी क्या है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेकिन सबके लिए एफसीडी का तरीका अलग है। एफसीडी का तरीका डबल एंगल स्ट्रक्ट के लिए अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। एफसीडी का तरीका फॉर सिंगल एंगल के लिए मैंने आपको बता दिया। फर्क क्या है, यहाँ पर लैम्बडा ई का फर्क है। और एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के लिए एफसीडी कहां से निकलेगा, उसके लिए बस लैम्बडा में फर्क है, तो लैम्बडा यहां से निकलेगा। डिफरेंस क्या है, एक्चुअली लोडेड के लिए सिर्फ लैम्बडा है, सिंगल एंगल स्ट्रक्ट के लिए यहाँ पर लैम्बडा ई गिवन है। और अब मैं आपको बता रहा हूं आपको एफसीडी कैसे कैलकुलेट करना है डबल एंगल स्ट्रक्ट के लिए। तो यहाँ पर दो तरीका है कैलकुलेट करने का। सबसे पहला तरीका बाय यूजिंग फॉर्मूला एफसीडी निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप एफसीडी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग टेबल नंबर 9 ABCD पेज नंबर 40, 41, 42, 43। तो पेज नंबर देखो आप यहाँ पर आपको पेज नंबर टेबल नंबर 9 पेज नंबर 40, टेबल नंबर 9A, टेबल नंबर 9B, टेबल नंबर 9C और टेबल नंबर 9D। दरअसल ये ABCD क्या है, ये है क्लास। ABCD मतलब क्लास होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि फॉर सिंगल एंगल लुक इनटू 9C। अब C क्यों, क्योंकि फॉर एनी एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास इज C। तो आपको C में देखना पड़ेगा सिंगल एंगल के लिए। तो आप देखोगे 9C में, जो कि पेज नंबर 42 पे दिया है। तो वो चीज मैंने यहाँ पर पेज नंबर 42 टेबल नंबर 9C, वहां से आपको एफसीडी की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अब वो डायरेक्ट वैल्यू एफसीडी की कैसे मिलेगी, वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो इस टेबल में आपको सारी की सारी एफसीडी की वैल्यू गिवन है, तो ये सब एफसीडी की वैल्यू गिवन है। अब इसमें से कैसे ढूंढेंगे, वो इंटरपोलेशन करना पड़ता है। अब मैं आपको ध्यान से बताऊंगा कि इंटरपोलेशन करना कैसे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि इंटरपोलेशन का मतलब क्या है। तो देखो इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो ध्यान से, जब आप सॉल्व करते हैं के एल अपॉन आर मिनिमम, तो आपको कोई एक वैल्यू मिलती है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपको वैल्यू मिली है 102.58। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो टेबल में के एल अपॉन आर की राउंड ऑफ वैल्यू दी गई है। तो आप जब सॉल्व करते हो तब आपको आंसर राउंड ऑफ में मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना होता है, आपको इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके एफसीडी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पर इंटरपोलेशन क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर आपको के एल अपॉन आर मिनिमम की वैल्यू आई है 102.58। तो आपको एक टेबल बनाना है इस तरीके से, और 102.58 ऐसे लिख देना है, और उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है वो आपकी एफसीडी की वैल्यू है, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो 102 आपको चाहिए,
तो आप इसके पहले वाली एक राउंड ऑफ वैल्यू और इसके बाद की एक राउंड ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पर 102 तो यहाँ पर नहीं है, तो 102 किसके बीच में आता है, 100 के बीच में आता है और 110 के बीच में आता है। तो यहाँ से आपको 100 और 110 को देखना है, तो इसके पहले की एक राउंड ऑफ वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है 100, इसके बाद की एक राउंड ऑफ वैल्यू को लिख देना है यहाँ पर जो कि है 110। ठीक है, ये साइड का कॉलम आपका खत्म हो गया। अब इसके आगे का कॉलम कैसे फिल करेंगे वो देखो ध्यान से। यहां पर आप देखोगे ये जो रो है वो Fy, वहां पे आपको Fy देखना है। Fy क्या होता है, Fy मैंने आपको यहां पर बता दिया था, फॉर स्टील ग्रेड Fe410 Fy इक्वल्स टू 250। तो आपको 100 के आगे 250 के अलोंग कितनी वैल्यू है, 107, तो आप यहाँ पर रख दोगे 107। उसके बाद 110 के आगे देखना है 250 के अलोंग कितना दिया है, 94.6, तो यहाँ पर आपको लिखना है 94.6। ये चीज हो गया। अब आपको इंटरपोलेशन करके FCD निकालना है फॉर 102.58, आपको निकालना है 102.58 के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो इंटरपोलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ABC आपकी ये वाली वैल्यू से ABC, आपको A पता है, B पता है, C पता है, आपको X पता है, Z पता है, X भी पता है और Z भी पता है। आपको कैलकुलेट करना है अननोन वैल्यू Y। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज करके आप Y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, Y इक्वल्स टू X माइनस B माइनस A मल्टीप्लाई बाय X माइनस Z अपॉन C माइनस A। अब ये सब चीज यहां से देखो और वो चीज यहाँ पर पुट करो। तो कैसे, x की जगह पर क्या है 107, तो यहाँ पर x की जगह पर 107 रख दिया। उसके बाद b माइनस a, b क्या है, b है 102.58 माइनस a क्या है 100, तो यहाँ पर रख दिया। मल्टीप्लाई बाय, एक ही बात है, ऊपर लिखो या फिर अलग से मल्टीप्लाई करके लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय x माइनस z, x कहाँ पर है, x देखो यहाँ पर है, x क्या है 107, तो 107, x माइनस z, तो z क्या पर है नीचे 94.6, तो x माइनस z, और उसके बाद अपॉन में c माइनस a, c कहाँ पर है, c है 110, तो 110 माइनस a क्या है 100, तो a की जगह पर 100 रख दिया। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, को FCD की वैल्यू मिलती है फॉर 102.58 जो कि है 103.8। इंटरपोलेशन का मदद करके आप अननोन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो FCD के लिए। अब बताओ कौन सा आसान है, डायरेक्ट टेबल की मदद से कैलकुलेट करना आसान है कि फॉर्मूला यूज करके करना आसान है? तो आसान पड़ता है आपको टेबल की मदद से सॉल्व करना, बहुत इजी होता है टेबल की मदद से सॉल्व करना, बस आपको इंटरपोलेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का ये फॉर्मूला कहीं पर ऐसे दिया गया नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने अपने ओन तरीके से लिखा है, तो आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। एक दो बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या करना है। इस फॉर्मूले को कई बार नोट करके रख लेना या फिर इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको जब इंटरपोलेशन करना होगा तब आप ये चीज अप्लाई कर लेना। ABC पता है, X पता है, Z पता है, आपको Y कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर केस आता है फॉर सिलेक्शन ऑफ एंगल टाइप क्वेश्चन। अब ये कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, टेंशन मेंबर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कौन सा क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ एंगल का क्वेश्चन है। मतलब हमको टेंसाइल फोर्स गिवन होता है और हमको बताना पड़ता है कि कौन सा एंगल उसके लिए सूटेबल है, तो कौन सा एंगल उसके लिए सूटेबल है वो होता है सिलेक्शन ऑफ एंगल टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है फॉर सिलेक्शन ऑफ एंगल टाइप क्वेश्चन, उसका मतलब वो है, ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ एंगल मतलब सूटेबल एंगल को सेलेक्ट करना। उसमें आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन हैज टू बी डन। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शन हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 18। अब आपके पास IS 800 2007 होगा तो पेज नंबर 18 फटाफट खोल लो। वहां पर करना क्या है ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको डिजाइनिंग ऑफ एंगल सेक्शन कहते हैं, जिसमें हमको बताना पड़ता है कि कौन सा एंगल सूटेबल है गिवन कंप्रेसिव लोड के लिए। यहाँ पर देखो कुछ मेन चीजें यहाँ पर मैंने 2 ब्रैकेट्स में लिखी गई। इफ ऑल द 3 कंडीशन सेटिस्फाई
देन AE क्या है, इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू द एरिया गिवन इन स्टील टेबल। देखो थोड़ा ध्यान से, स्टील टेबल में आपको एरिया गिवन आता है, सेक्शनल एरिया, तो वो एरिया हम डायरेक्टली हमारे AE की जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, वो कब रख सकते हैं, जब तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 3 कंडीशन क्या है वो यहां पर देखो, पेज नंबर 18 में आपको देखना है। यहां पर देखो, सिंगल एंगल और डबल एंगल विद द कंपोनेंट्स सेपरेटेड एक्सियल कंप्रेशन, ऑल 3 क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। अब वो 3 क्राइटेरिया क्या है, B/T शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन, D/T should be less than or equal to 15.7 epsilon, B plus D by T should be less than and equal to 25 epsilon। ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ही आप AE की जगह पर डायरेक्टली स्टील टेबल में से जो एरिया दिया गया है वो लेकर यहां पर रख दोगे। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन पार्ट कम हो गया, आपको डायरेक्टली AE की वैल्यू मिल गई स्टील टेबल से। लेकिन इफ एनी ऑफ द कंडीशन डिडंट सेटिस्फाई, देन AE कांट बी यूज्ड एरिया गिवन इन द स्टील टेबल। तो आप AE की जगह पर वो एरिया नहीं ले सकते जो एरिया स्टील टेबल में दिया गया है। इफ एनी ऑफ दिस 3 कंडीशन डिडंट सेटिस्फाई। तो अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये तो पता होगा कि अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो AE की जगह पर डायरेक्ट स्टील टेबल से ले सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि AE की जगह पर डायरेक्ट स्टील टेबल में से देख के लेना है। अब अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर। एग्जाम्पल ऑफ AE इज नॉट इक्वल टू एरिया गिवन इन स्टील टेबल। ये चीज कब होगा, इफ एनी ऑफ द 3 कंडीशन डिडंट सेटिस्फाई, देन डू दिस। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ISA 80x80x6 mm का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो आपका जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, B/T शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन। ठीक है, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर अभी पढ़ के बताया था, वही है 15.7 एप्सिलॉन, 15.7 एप्सिलॉन, 25 एप्सिलॉन। ठीक है, B/T, B क्या है, B लेग का विड्थ होता है, तो पहले लेग का विड्थ है 80 अपॉन T क्या है, T जो थिकनेस ऑफ द एंगल जो कि 6, तो 80/6 करेंगे 13.33 आ रहा है, मतलब विच इज लेस देन 15.7 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, एप्सिलॉन निकलता है 250 अपॉन FY अंडर रूट, तो एप्सिलॉन होता है दरअसल 1, क्योंकि FY की वैल्यू होती है 250, तो 250 अपॉन 251, तो एप्सिलॉन होता है 1। मतलब यहां से हम क्लियरली देख सकते हो 13.33 इज लेस देन 15.7, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन D/T तो सेम है, 80 into 80 है तो सेम है, 13.33 यहाँ पर आएगा, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप थर्ड कंडीशन देखोगे इसका, D+D/T 80+80/6 करेंगे तो आंसर आता है 26.67, विच इज ग्रेटर देन 25 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब 1, मतलब 25 से बड़ा है 26। अगर if any of the condition didn't satisfy, then you can't use AE which is given in steel table। अब देखो, एरिया इज गिवन इन स्टील टेबल फॉर 80 into 80 into 6, तो स्टील टेबल में जाके देखो 80 into 80 into 6 के लिए कितना एरिया दिया है, 80 into 80 into 6 के लिए सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 9.29, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको mm स्क्वायर में करेंगे तो 929 हो जाएगा। 80 into 80 into 6 के लिए वो है 929 mm स्क्वायर। ठीक है, तो वो आप नहीं ले सकते, यहां पर वो AE आप नहीं रख सकते जब ये तीनों में से एक भी नॉट सेटिस्फाइड हुआ, तो अब नहीं रख सकते, ये तो पता है। अब क्या रखेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखो यहां पर, हाउ टू कैलकुलेट एरिया फॉर दिस केस। अब जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वो आपको उठाना है। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो हमने थर्ड कंडीशन उठाया, B+D
बाई टी इक्वल्स टू 25 एप्सिलॉन ये दिया है। देखो b प्लस डी अपॉन टी इक्वल्स टू 25 एप्सिलॉन, इसलिए थर्ड कंडीशन हमने उठाया। जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा वो कंडीशन उठाना है। से आपको कैलकुलेट क्या करना है, b प्लस डी, तो t को ये साइड भेज दो, तो b प्लस डी इक्वल्स टू टी इंटू 25 एप्सिलॉन। अब देखो आपका कोई भी केस होता तो आप वैसे ही करते, t को ये साइड भेज दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई बाय 15.7 एप्सिलॉन। ये अगर ये नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो आप क्या करेंगे, t को ये साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय 15.7 एप्सिलॉन। जो कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हुआ वो कंडीशन उठाना है और t को ये साइड भेज दो, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है b और d की। तो देखो b प्लस डी इक्वल्स टू टी इंटू 25 एप्सिलॉन, तो b प्लस डी, t क्या है, थिकनेस, तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये चीज बताया 80 इंटू 80 और 6 mm जिसकी थिकनेस है, तो आप यहाँ पर t की जगह पर 6 mm रखोगे। इससे आप एप्सिलॉन की वैल्यू तो 1 है, तो 6 इंटू 25 आपको आंसर आता है 150। अब देखो आपको पता है b प्लस डी इक्वल्स टू 150 है, तो b और d की वैल्यू क्या होगी, जो कि है 75, तो आपकी b और d की वैल्यू क्या है 75, तो ये 75 क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ, तो ये 75 है इफेक्टिव लेंथ। ये क्या कहता है, जो आपका सेक्शन है 80 इंटू 80 जिसका सिर्फ 75 mm ही आपका इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ मतलब वो लेंथ जो एक्चुअल में काम आने वाला है, बाकी का 5 mm कोई काम का नहीं है, बस 75 उसका इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ आपको मिल गया। ए ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी प्लस डी माइनस टी मल्टीप्लाई बाई टी, ये आप करेंगे तो आपको ए ही मिल जाएगा। बी क्या है 75, डी क्या है 75 माइनस थिकनेस, थिकनेस क्या है 6 और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, ओवरऑल ब्रैकेट के बाद है थिकनेस, तो यहाँ पर 6, ये करोगे तो आप ए ही मिलेगा। तो अब आप ये ए ई की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 864 ना कि 929। अब 929 क्यों नहीं रखा, क्योंकि इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। इफ एनी ऑफ द कंडीशन डिडंट सेटिस्फाई देन AE will not equal to area given in steel table। आप AE equals to area given in steel table तभी ले सकते हो जब तीनों भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बहुत कम ऐसे कंडीशन आते हैं जब नहीं होता, तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो बहुत रेयरली होता है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है। अगर हो भी गया तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, कि अगर आपका तीनों में से कोई भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, इसको पढ़ लो। मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि क्या करना है। जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको उठा के लेना है, यहाँ पर जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा उसके लिए कैलकुलेट करना है। अगर आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया मतलब जो बी की वैल्यू है वही बी की वैल्यू रखेंगे। सेकंड वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया तो नया वाला डी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप ए कैलकुलेट करेंगे इफ एनी ऑफ द कंडीशन डिडंट सेटिस्फाई। तो होप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डबल एंगल स्ट्रैक्ट का डिजाइन कैसे करना है, इंटरपोलेशन कैसे करना है, एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या स्टेप्स यूज करने हैं। लोडेड कंप्रेशन मेंबर का भी वैसे ही है, हम डायरेक्टली इंटरपोलेशन की मदद से निकाल सकते हैं। फॉर्मूले का यूज करने से अच्छा इंटरपोलेशन का आसान पड़ता है। इंटरपोलेशन से हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूलेस बताया और फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है वो बताया। ठीक है, तो एक बार मैं ऊपर से लेके नीचे तक स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, किसी भी पॉइंट पर रुक के आप ले सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।